So, hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. सो आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के जो पी वाई क्यूज़ थे या फिर जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू थे उसको सारे चैप्टर्स के चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। सो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए अभी तक हम लोगों ने हमारे 6 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ कवर कर लिए हैं, जो कि था हमारा पहले था हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड चैप्टर हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड चैप्टर हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। फोर्थ चैप्टर हमारा प्लानिंग एंड फिफ्थ हमारा ऑर्गेनाइजिंग एंड सिक्स लास्ट में हमारा स्टाफिंग था। तो दो दो चैप्टर का ग्रुप बना के हम लोग अब तक 3 वीडियो में सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू कर लिया है, जो कि हमारा पास्ट ईयर पेपर में जो भी एमसीक्यू आया था वो सारे पास्ट ईयर पी वाई क्यूज़ थे, यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चन थे जो भी इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था बिजनेस स्टडीज से उन 6 चैप्टर से। वो सारे पी वाई क्यूज़ को हमने अभी तक कवर कर लिया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग आगे के 2 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आज बेसिकली इन 2 चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका आया था पास्ट ईयर पेपर में, वो सारे एमसीक्यू आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 20-20 क्वेश्चन रहेंगे एक चैप्टर से। 20 क्वेश्चन आपका डायरेक्टिंग चैप्टर से रहेगा एंड 20 क्वेश्चन आपका रहेगा कंट्रोलिंग चैप्टर से। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो है वो है, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डायरेक्टिंग इज। यानी कि मैं आपको क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ दूंगा और हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा। जो बच्चों को हिंदी में ना समझ में आए वो इंग्लिश में देख लेंगे, और जो इंग्लिश में ना समझ आए वो हिंदी में देख लेंगे। तो क्वेश्चन है डायरेक्टिंग क्या है। डायरेक्टिंग इज, इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या ये मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, यानी कि प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। इनिशिएट एक्शन, कार्रवाई शुरू करता है। रिक्रूट एंड सेलेक्ट एम्प्लॉय, भर्ती और कर्मचारियों का चयन करता है। आइडेंटिफाई एंड ग्रुप द एक्टिविटी, यानी कि गतिविधियों की पहचान और समूह करता है। यानी कि डायरेक्टिंग है क्या एक्चुअल में, प्राइमरी फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन तो नहीं है। प्राइमरी फंक्शन हमने पढ़ रखा है कि प्लानिंग है, कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्लानिंग है। क्या एक्शन शुरू करता है? नहीं, क्योंकि एक्शन भी प्लानिंग से ही शुरू होता है। रिक्रूट एंड सेलेक्ट एम्प्लॉय, नहीं, ये किस में होता है, स्टाफिंग में होता है, हमने पढ़ रखा है स्टाफिंग में होता है ये। होता क्या है, डायरेक्टिंग है क्या? तो बेसिकली डायरेक्टिंग क्या है, आइडेंटिफाई द ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटी। क्या है? आइडेंटिफाइज द ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। इसका जो ऑप्शन है वो होगा हमारा आइडेंटिफाई एंड ग्रुप्स द एक्टिविटी। क्या होगा? आइडेंटिफाई एंड ग्रुप्स द एक्टिविटी। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। डायरेक्टिंग इज परफॉर्म्ड एट, डायरेक्टिंग कौन से स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है? टॉप लेवल पे परफॉर्म किया जाता है, मिडिल लेवल पे परफॉर्म किया जाता है, सुपरवाइजरी लेवल पे परफॉर्म किया जाता है, किस पे परफॉर्म किया जाता है? टॉप लेवल का काम तो डायरेक्टिंग कौन करता है? बेसिकली डायरेक्टिंग होता क्या है? डायरेक्टिंग बेसिकली ये होता है जहाँ से हम चीज़ों को डायरेक्ट करते हैं और ये निर्धारित करते हैं क्या क्या काम होना है, कैसे कैसे काम होना है। बेसिकली डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग का फंक्शन ये होता है कि हम चीज़ों को डायरेक्ट करते हैं कि वो चीज़ हो जो हो रही है वो कैसे होगी, क्या क्या उसमें लगना है, क्या नहीं लगना है, कैसे चीज़ों को आगे, मतलब बेसिकली एक वर्ड में ये सुपरविजन। डायरेक्टिंग में बेसिकली सुपरविजन है। डायरेक्टिंग कहाँ कहाँ कौन से लेवल पे होती है? टॉप लेवल पे होती है, मिडिल लेवल पे होती है, या सुपरवाइजरी लेवल पे होती है? तो बेसिकली जो डायरेक्टिंग हो वो तीनों लेवल पे होती है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल लेवल। चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे आपका सुपरवाइजरी लेवल हो, कोई भी लेवल हो। जैसे प्लानिंग था, प्लानिंग भी आपका टॉप लेवल पे भी हो रही थी, आपका मिडिल लेवल पे भी हो रही थी, सुपरवाइजरी लेवल पे भी हो रही थी। जैसे कि अलग अलग स्टेज है ना, जैसे अब टॉप लेवल अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाता, अपने रूल एंड रेगुलेशंस, अपने पॉलिसीज़ को बनाता कि हमें 1 साल बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेकर चलना है। ठीक उसी तरह मिडिल लेवल भी अपना प्लान बनाता था कि हमें अब ये चीज़, हमारे पास रॉ मटेरियल कम हो गई है तो हम यहाँ से खरीदेंगे, यहाँ से हमें ये चीज़ फ़ायदा मिलेगा। तो प्लानिंग उसी तरह मिडिल लेवल सुपरवाइजरी लेवल भी बनाता कि आज हमें इतना टारगेट है तो इतना हमें अचीव करना है, ये हमें अचीव करना है, ऐसे अचीव करना है, हम ऐसे काम करेंगे तो इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो जैसे कि प्लानिंग हर लेवल पे बन रहा था, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे सुपरवाइजरी लेवल हो। ठीक उसी तरह जो डायरेक्टिंग का काम है वो भी हर लेवल पे होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो आपका मिडिल लेवल हो, चाहे सुपरवाइजरी लेवल हो। लेवल इसमें वो नहीं है इंगेज कि आपका बस टॉप लेवल पे ही आपका
डायरेक्टिंग का काम होगा, या बस मिडिल लेवल पे ही आपका डायरेक्टिंग का काम होगा, या ऐसा नहीं है कि सुपरवाइजरी लेवल पे ही डायरेक्टिंग का डायरेक्टिंग का काम होगा। तो जो डायरेक्टिंग है वो आपका हर लेवल पे काम करेगा, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, या चाहे सुपरवाइजरी लेवल हो। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, टू बिल्ड अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉय एंड टू डेवलप इंटरेस्ट इन द जॉब मैनेजर यूज द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। यानी कि कर्मचारियों का मनोबल को बढ़ाने और कार्य में रुचि विकसित करने के लिए प्रबंधन निर्देश में निम्नलिखित तत्वों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अपने एम्प्लॉय, जो यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको सुपरविजन करने के लिए, उनका मोराल हाई करने के लिए, ताकि वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनका इंटरेस्ट पैदा हो सके। इंटरेस्ट पैदा होने से बेसिकली क्या होगा, वो काम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो उसको और अच्छे से करेंगे, उसमें और अपना जी जान लगाएंगे, और उस वर्क में अपना इफेक्टिव एंड इफिशियंट होंगे। मैंने आपको बताया इफेक्टिव एंड इफिशियंट क्या होता है। बेसिकली इफेक्टिव में आपका टी हो रहा है जहाँ पे आप काम को टाइमली कंप्लीट कर लेते हैं। इफिशियंटली वो होता है जहाँ पे आप टाइम वर्क को, अपने जो आपको टारगेट दिया गया उसको अचीव कर लेते हैं कम कॉस्ट पे। तो इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली, तो एक बात है जहाँ पे कौन सी चीज़ का उपयोग करके जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनका मोराल अप किया जा रहा है, और उनके जो काम कर रहे हैं उसमें उनका इंटरेस्ट पैदा किया जा रहा है। तो किस एलिमेंट के हेल्प से ये किया जा रहा है? सुपरविजन की हेल्प से किया जा रहा है, यानी कि पर्यवेक्षण की हेल्प से किया जा रहा है? नहीं। लीडरशिप यानी कि नेतृत्व की हेल्प से किया जा रहा है? मोटिवेशन की हेल्प से किया जा रहा है? या कम्युनिकेशन की हेल्प से किया जा रहा है? सुपरविजन मतलब आपको मैंने बताया नेतृत्व या पर्यवेक्षण, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, एंड मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, एंड कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत, आप लोग को मैंने बताया। तो टू बिल्ड अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉय एंड टू डेवलप इंटरेस्ट जॉब इन द जॉब मैनेजर यूज द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। तो कौन सी चीज़ का उपयोग करके जो मैनेजर है वो काम करने वाले एम्प्लॉय के अंदर मोराल बूस्ट करता है और उनका इंटरेस्ट पैदा करता है, ताकि वो जो काम कर रहे हैं उसको और अच्छी तरीके से कर सके। तो किसकी हेल्प से कर सकता है? मोटिवेशन की हेल्प से कर सकता है। किसकी हेल्प से कर सकता है? मोटिवेशन। आई होप जो भी, अब मैं इतने देर लगा रहा हूँ एक क्वेश्चन के पीछे, तो आप लोग उतनी देर में आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिए। देखिए, जो आंसर आपको नहीं आ रहा है, जो यानी कि आपको जो गलत हो रहा है, तो उसको आप उस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन की हेल्प से एक जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय के अंदर मोराल बूस्ट कर सकता है और उसका इंटरेस्ट पैदा कर सकता है, ताकि वो जो काम कर रहा है उसको और अच्छी तरीके से करे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मोटिवेटर कैन बी। मोटिवेटर क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव हो सकते हैं, या नन ऑफ द अबव। मोटिवेटर बेसिकली होता क्या है? मोटिवेटर क्या होता है? मोटिवेटर इंसेंटिव और टेक्निक यूज टू मोटिवेट द पीपल, यानी कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेटर। मोटिवेटर बेसिकली क्या होते हैं? जो टेक्निक यूज की जाती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेटर। यानी क्या होता है मोटिवेटर? जो टेक्निक यूज करके लोगों को, यानी कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेटर। ठीक है। मोटिवेटर अब दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव मोटिवेटर, एक होता है नेगेटिव मोटिवेटर। नेगेटिव मोटिवेटर बेसिकली वो होता है जहाँ पे लोगों को डीमोटिवेट किया जाता है। डीमोटिवेट कि नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते। आप भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कई सारे लोग आपको मिलेंगे कि यस आपको एडवाइस दे, नहीं 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 ये आप काम नहीं कर सकते, आपका एंट्रेंस निकलेगा ही नहीं, कितनी भी मेहनत कर लो आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो ये क्या होता है? बेसिकली जो आपको नेगेटिव वे में मोटिवेट करता है तो वो क्या होता है? नेगेटिव मोटिवेटर होता है। ठीक है। वो आपको केवल नकारात्मक चीज़ें बताएंगे कि नहीं आपसे हो ही नहीं सकता, वो आप कर ही नहीं पाओगे, आप कितनी भी मेहनत कर लो आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकल पाओगे। तो वो क्या होते हैं? नेगेटिव मोटिवेटर होते हैं। पॉजिटिव मोटिवेटर क्या होते हैं? कि नहीं नहीं आप निकाल लोगे, मुझे आप पे भरोसा है, आप कोई भी एक मेहनत कर रहे हो, आप बढ़िया मेहनत कर रहे हो, आप एंट्रेंस इजीली निकालोगे। तो वो क्या होता है? पॉजिटिव मोटिवेटर। तो मोटिवेटर क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में? मोटिवेटर क्या क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन एक हमें मोटिवेटर कैसा चाहिए? हमें पॉजिटिव मोटिवेटर चाहिए ना। तो पॉजिटिव मोटिवेटर कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव मोटिवेटर होने चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है आपका, बीमारी सॉरी सेफ्टी फ्रॉम इलनेस एक्सीडेंट फायर एंड एक्सेट्रा इज इंक्लूडेड इन, यानी कि बीमारी दुर्घटना आदि आग आदि से सुरक्षा शामिल है। किस में शामिल है?
इन सारी चीज़ देखिए, आप कहीं भी वर्किंग कोई भी आप काम कर रहे हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो आपका सेफ होना चाहिए। चाहे आपको वहाँ पे सेफ्टी आपकी फिजिकल सेफ्टी की, आपकी मेंटल सेफ्टी की, आप किसी भी जो भी आपकी दिक्कत आ रही है उससे सेफ्टी की, आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखभाल करनी चाहिए आपके सेफ्टी को लेके। तो जो ये सेफ्टी है आपका, किससे, इलनेस है आपका हो गया, आप यानी कि बीमार हो गए उससे सेफ्टी, आपका एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया उससे सेफ्टी, अगर आप फायर में आपको आग में जलना पड़े उससे सेफ्टी। तो ये सारी सेफ्टी किस में इंक्लूडेड है? फिजिकल सेफ्टी, इकोनॉमिक सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी एंड नन ऑफ द वर्क। इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या होती है? जैसे आपको पैसे के लेके कोई दिक्कत ना हो, वो आपका इकोनॉमिक सिक्योरिटी का पार्ट हो जाता है। सोशल सिक्योरिटी बेसिकली आपका सामाजिक सिक्योरिटी जो है, सामाजिक सुरक्षा है, वो आपका सोशल सिक्योरिटी का पार्ट हो जाएगा। फिजिकल सिक्योरिटी में आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं, चाहे आपका बीमारी हो, दुर्घटना हो आदि, इन सारी चीज़ों से सुरक्षा, यानी कि इलनेस हो, एक्सीडेंट हो, फायर हो, इन सारी चीज़ों से, नेचुरल कैलामिटी हैं उनसे जो आपकी सुरक्षा हो, उससे आपकी जो सिक्योरिटी हो वो किसके अंदर आएगी? आपकी फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर आएगी। तो इसका क्या आंसर होगा? फिजिकल सिक्योरिटी। बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि सम्मान और पहचान किस चीज़ का हिस्सा है? साइकोलॉजिकल नीड का हिस्सा है, सोशल नीड का हिस्सा है, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड का हिस्सा है, या स्टीम नीड का हिस्सा है? तो आपको रिस्पेक्ट मिले, आप कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी भी छोटी बड़ी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आपको सम्मान मिल रहा है, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रोत्साहन किया जा रहा है, आपको टाइमली सैलरी दी जा रही है, आपको पहचान बनाई जा रही है कि हाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में आप भी कुछ हैं, आपको ये महसूस कराया जा रहा है कि नहीं आप इस ऑर्गेनाइजेशन का अहम हिस्सा हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, देखिए आप एक पॉइंट पे आने के बाद, अब अमीर हो जाए, कितने भी अमीर हो जाए, मान लीजिए मुकेश अंबानी या चाहे फिर कोई भी आदमी हो, कितना भी अमीर हो जाए, तो उसको एक पॉइंट के बाद पैसे के साइड करके उसको अपनी पहचान बनानी रहती है। उसको इज्जत चाहिए, समाज में वो जा रहा है तो उसको सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, पहचान चाहिए। तो वो किसका पार्ट होगा? आपके साइकोलॉजिकल नीड का पार्ट होगा, आपके सोशल नीड का पार्ट होगा, आपके सेफ्टी सिक्योरिटी नीड का पार्ट होगा, आपके नीड्स स्टीम नीड का चाहिए, किसका वो पार्ट होगा? साइकोलॉजिकल नीड यानी कि शारीरिक आवश्यकता, सोशल नीड सामाजिक आवश्यकता, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड सुरक्षा और स्टीम नीड आ रही है कि सम्मान चाहिए। तो आपका ये रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन किसका पार्ट होगा? आपका स्टीम नीड का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? आपके स्टीम नीड का पार्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ट्राइज टू फुलफिल, यानी कि अनौपचारिक संगठन और अनौपचारिक संचार को पूरा करने का प्रयास करता है। क्या करता है? साइकोलॉजिकल नीड, सोशल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, सोशल नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, या सेल्फ एक्यूलेशन नीड। यानी कि क्वेश्चन देखिए आप लोग फिर पढ़ के, अनौपचारिक संगठन और अनौपचारिक संचार को पूरा करने का प्रयास करता है। क्या पूरा करने का प्रयास करता है? साइकोलॉजिकल नीड यानी कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, सोशल नीड यानी कि सामाजिक आवश्यकता, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड यानी कि सुरक्षा, एंड लास्ट जो है आपका सेल्फ एक्यूलेशन नीड यानी कि आत्म प्राप्ति की आवश्यकता। तो इसका जो आंसर है वो आपका है सोशल नीड यानी कि सामाजिक आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द इंसेंटिव टू प्रोवाइड कंपनी शेयर एट वेरी लो प्राइस फॉर फ्री टू एम्प्लॉय वर्कर इज कॉल्ड, यानी कि कर्मचारियों को बहुत कम कीमत या मुफ्त में कंपनी का हिस्सा प्रदान करने का प्रोत्साहन कहा जाता है। कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं, वो जो काम करते हैं, उनको कंपनी का शेयर दे दिया जाता है एज अ मोटिवेशन के लिए उनको, कि हाँ कंपनी का आपको हिस्सा दिया जा रहा है। एज अ इंसेंटिव उनको कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर कुछ कम कीमत में दे दिया जाता है, बाजार की जो उसमें कीमत है उससे कम में दे दिया जाता है, या उनको फ्री में दे दिया जाता है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग यानी कि लाभ साझेदारी कहेंगे, कमीशन कहेंगे, या आयोग, कमीशन का हिंदी आयोग वो कहेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट कहेंगे, या फिर हम लोग को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन, सेवानिवृत्ति लाभ, या साझेदारी स्टॉक विकल्प, क्या कहेंगे इसमें? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, वो है आपका को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन। यानी कि जब किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में कोई आदमी काम कर रहा है, वहाँ के कर्मचारियों को वहाँ की उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का कुछ स्टॉक या तो कम कीमत में या तो फ्री में दे दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, द लीडर हु डज नॉट वेलकम सजेशन ऑफ एम्प्लॉय इज कॉल्ड। तो वो लीडर जो अपने एम्प्लॉय के सजेशन को वेलकम नहीं करता है, वो अपनी ही रूल चलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने गए, आप अपने बॉस को सलाह देने गए कि सर ऐसे नहीं ऐसे काम करिए तो हमारी जो लागत लग रही है वो कम लगेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो जो आपका बॉस है वो आपकी सलाह सुनने को तैयार ही नहीं है, वो कहना नहीं नहीं हम तो इसी तरह से काम करेंगे, हमको किसी की सलाह नहीं चाहिए, हम जो है अपने यहाँ हम सब जानते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, ऑटोक्रेटिक लीडर कहेंगे, डेमोक्रेटिक लीडर कहेंगे, फ्री रेन लीडर कहेंगे, या नन ऑफ द अबव कहेंगे। तो इसमें हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसमें हम लोग इसको कहेंगे ऑटोक्रेटिक लीडर, यानी कि निरंकुश नेता, यानी कि जो किसी की सुनता नहीं है, बस अपने ही अनुसार चले, भले वो गलत हो या सही हो की बात अलग है, लेकिन वो किसी की सुनेगा नहीं और वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। तो वो अपने कर्मचारियों के जो सुझाव दिए जा रहे हैं उस पर वर्क न करके वो अपने ही मन की चलाता है, अपने ही हिसाब से काम करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक लीडर जो लोगों की सुनता है, लोगों की हित या अनहित को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेता है, तो उसको डेमोक्रेटिक लीडर कहते हैं। फ्री रेन लीडर, मुक्त लगान नेता। लास्ट में ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, गिविंग अ स्पेशल रैंक, पॉजिटिव और अथॉरिटी टू एम्प्लॉय इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि कर्मचारियों को एक विशेष रैंक, सकारात्मक या अधिकार देना किसका हिस्सा है। मॉनेटरी इंसेंटिव का हिस्सा है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का हिस्सा है, प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा है, या कॉम्प्रेटेंशिप का हिस्सा है, किसका हिस्सा है। तो अगर जैसे कि मैंने बताया मॉनेटरी क्या होता है, मॉनेटरी इंसेंटिव क्या होता है, जब किसी को आप पैसे में इंसेंटिव दे रहे हैं, यानी कि आप टूर पैकेज दे दिए, घूमने के लिए दे दिए, आप कुछ पैसा दे दिए उनको कि आप जाइए, पैसा लीजिए, आप कुछ उनकी छुट्टी पे जाइए, आप घूम के आइए, मालदीव जाइए, बैंकॉक जाइए, कहीं जाइए, आप घूम के आइए। जब भी आप पैसे में देख के उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं तो वो मॉनेटरी इंसेंटिव होगा। नॉन मॉनेटरी क्या होगा, कर्मचारियों में आप विशेष रैंक दे दिए कि ठीक है आप पहले सेल्समैन थे, अब आप थोड़ा ऊपर आप ऑफिस वर्क करेंगे, आप कंप्यूटर वर्क करेंगे, तो जब आप उनकी जॉब में रैंकिंग में पोजीशन ला रहे हैं तो वो आपका नॉन मॉनेटरी होगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा कि आपका जॉब सैलरी नहीं दे के आपका जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उससे हिस्सा आपको दिया जाएगा। कॉम्प्रेंटेनशिप क्या होगा, वो साझेदारी होगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कर्मचारियों को एक विशेष रैंक, सकारात्मक या अधिकार देना किसका हिस्सा है, यानी कि गिविंग अ स्पेशल रैंक, पॉजिटिव और अथॉरिटी टू एम्प्लॉय द पार्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। किसका पार्ट है ये, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द लीडर हु इनकरेज द एम्प्लॉय टू गिव सजेशन एंड अलॉट द वर्क आफ्टर कंसल्टिंग द एम्प्लॉय इज कॉल्ड, यानी कि वह नेता जो कर्मचारियों को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करता है और कर्मचारियों के परामर्श करने के बाद कार्य आवंटित करता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा, पहले हमने ऑटोक्रेटिक लीडर पढ़ा, जो कि किसी भी अपने एम्प्लॉय की सजेशन को सुनने को तैयार नहीं है, वो जो कुछ भी करेगा वो अपने मन से करेगा, जो भी डिसीजन लेगा वो अपने मन से लेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडर। भले वो डिसीजन सही हो गलत हो वो तो बात के पक्ष है, लेकिन वो ऑटोक्रेटिक लीडर जो होते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, वो जो भी डिसीजन लेंगे गलत सही वो अपने ही हिसाब से लेंगे, वो किसी से परामर्श करने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है, जो बाकी अपने लीडर से सुझाव लेगा कि जो ठीक है मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूँ, ये आपके हित में है या नहीं है, आपको इससे तो कोई दिक्कत तो नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक लीडर कहेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, द लीडर हु इंकरेज द एम्प्लॉय टू गिव सजेशन एंड अलॉट द वर्क आफ्टर कंसल्टिंग द एम्प्लॉय इज कॉल्ड, यानी कि जो लीडर अपने एम्प्लॉयज से सजेशन लेने को तैयार है, उनसे सजेशन मांग रहा है कि आप हमको सजेशन दीजिए, अगर आपके मन में कोई भी सुझाव हो कंपनी के ग्रोथ को लेके, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को लेके, हमारे अपने ग्रोथ को लेके, तो आप हमें बताइए। एंड एम्प्लॉय से पूछ कर ही उन्हें काम आवंटित करता है कि आप ठीक है, आपसे पूछ लिया कि आप ये काम करना है, आपको ऐसे ऐसे करना है, तो कंपनी अपनी असमर्थता बताता है, नहीं सर हम इसमें एक्टिव नहीं है, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं फील्ड वर्क कर लूँगा, मैं कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाऊंगा, मैं फील्ड वर्क कर लूँगा। तो जो मैनेजर अपने एम्प्लॉय से पूछ के उन्हें काम आवंटित करता है और उनके सजेशंस को वेलकम करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडर कहेंगे, फ्री रेन लीडर कहेंगे, डेमोक्रेटिक लीडर कहेंगे, या नन ऑफ द अबव कहेंगे। तो इसमें हम लोग इसको क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक लीडर कहेंगे, क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक लीडर कहेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। सो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि
निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? डिकोडिंग, ग्रेफाइन, चैनल रिसीवर। डिकोडिंग, ग्रेफाइन, चैनल रिसीवर, तो कौन सा हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है? तो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का कौन पार्ट नहीं है? ग्रेफाइन जो है वो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द लोएस्ट लेवल नीड इन द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ अब्राहम मैस्लो इज, यानी कि इब्राहिम मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में निम्न स्तर की आवश्यकता है: सेफ्टी नीड, बिलोंगनेस नीड, स्टीम नीड एंड साइकोलॉजिकल नीड। यानी कि अब्राहम मैस्लो ने एक हायरार्की बनाई थी जिसमें बताया गया था नीड के अनुसार कि किसकी क्या नीड है। उसमें सबसे लोअर लेवल पे, बेसिकली क्वेश्चन का मतलब यही है कि अब्राहम मैस्लो ने एक हायरार्की बनाई थी, उसमें सबसे लोअर लेवल पे कौन सी चीज़ आती है, क्या है वो? तो सबसे लोअर लेवल पे क्या आता है? सेफ्टी नीड आता है, यानी कि सुरक्षा की ज़रूरत है। बिलोंगनेस है, अपनापन है। स्टीम नीड, सम्मान है, या साइकोलॉजिकल नीड है? तो क्या है सबसे लास्ट में? तो सबसे लास्ट में उनके अनुसार क्या है, अब्राहम मैस्लो के अनुसार? तो जो साइकोलॉजिकल नीड है वो इस हायरार्की में सबसे लास्ट पोजीशन पे है। क्या है? साइकोलॉजिकल नीड। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द बैरियर ड्यू टू लैक ऑफ वैक्यूबलरी, रॉन्ग ग्रामर और यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड इज कॉल्ड, यानी कि शब्दावली के अभाव में होने वाले अवरोध को गलत व्याकरण या गलत शब्द का प्रयोग कहते हैं। कोई मैसेज आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं किसकी वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ वैक्यूबलरी, रॉन्ग ग्रामर और यूज़ ऑफ रॉन्ग वर्ड इज कॉल्ड। तो ये जो बैरियर आ रही है रॉन्ग ग्रामर की वजह से, रॉन्ग वर्ड्स यूज, जो रॉन्ग सेंटेंस है, सेंटेंस का करेक्ट अरेंजमेंट नहीं है, तो ये जो इसके कारण जो दिक्कतें आ रही हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज कहेंगे, टेक्निकल जैरगॉन कहेंगे, फैकल्टी ट्रांसलेशन कहेंगे, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। जो मैसेज हमें समझ न आए ड्यू टू रॉन्ग वैक्यूबलरी, रॉन्ग सेंटेंस अरेंजमेंट एंड ड्यू टू लैक ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हाउ मैनी लेवल ऑफ नीड आर देयर इन ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में कितनी प्रकार की नीड है? किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मैस्लो। तो कितनी प्रकार की नीड है? 3 प्रकार की नीड है, 5 प्रकार की नीड है, 4 प्रकार की नीड है, या 6 प्रकार की नीड है? तो मैस्लो के अनुसार ह्यूमन बीइंग में बेसिकली 5 प्रकार की नीड है। कितनी प्रकार की नीड है? 5 प्रकार की नीड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग। इन कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विथ, यानी कि कंट्रोलिंग बेसिकली क्या है? कंट्रोलिंग ये है कि जो हम टारगेट सेट किए थे, जो हम प्लान बनाए थे, उसमें से जो हमें आउटपुट मिला है वो हमारा कंट्रोलिंग है। उसमें हम मेजर कर रहे हैं जो हमारा प्लान बना था और जो हम किए हैं उसमें कितना डेविएशन है। कहीं ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कहीं ये बहुत कम तो नहीं है। जो हमने प्लान बनाया था 2 चैप्टर पढ़ने का, कहीं हम 10 चैप्टर तो नहीं पढ़ लिए, कहीं हम एक भी चैप्टर तो नहीं पढ़ पाए। तो ये जो डेविएशन आ रहा है इसको मेजर हम करने के लिए वो जो हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं कंट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इन कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद, तो हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करते हैं? नियंत्रण में वास्तविक प्रदर्शन की तुलना किससे की जाती है? परफॉर्मेंस विद अदर एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस से, यानी कि अन्य कर्मचारियों के प्रदर्शन से। परफॉर्मेंस विद प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष के प्रदर्शन से। प्लान्ड परफॉर्मेंस से, यानी कि नियोजित प्रदर्शन से, या तो नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो हम प्लान किए थे कि हम 8 या 4 या 5 चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा एक्चुअल आउटपुट निकला है वो 8 चैप्टर निकला है। तो हम कितना, जो हम प्लान किए थे 5 चैप्टर और जो हम पढ़ लिया आज रात तक वो हो गया 8 चैप्टर, वो हमारा एक्चुअल आउटपुट है। तो प्लान्ड कितना था? 5, एक्चुअल कितना है? 8। तो अब हम अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो किसके बिहाफ पे मेजर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? अपने प्लान से ना। ये तो नहीं कि हम प्लान किए थे 5 चैप्टर पढ़ने का, हम पढ़ लिए 8, तो हम किससे कंपेयर करेंगे? दूसरे से कंपेयर करेंगे, अपने दूसरे क्लासमेट से। हम अपने पास्ट ईयर सॉरी हम अपने प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस से तो नहीं ना मेजर करेंगे, हम किससे मेजर करेंगे? जो हमने प्लान बनाया था, जो हमने टारगेट सेट किया था उससे मेजर करेंगे। तो किससे करेंगे? प्लान्ड परफॉर्मेंस से हम अपना मेजर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंट्रोलिंग क्या है? सो कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन,
फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, और नन ऑफ द अबव। यानी कि नियंत्रित करना क्या है, पीछे का देखने के लिए, फॉरवर्ड यानी कि आगे की जो चीज़ें होने वाली हैं उसको देखने के लिए, बोथ बैकवर्ड एज वेल फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, या नन ऑफ द अबव। तो ये क्या है, बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग क्या है हमारा, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग हमारा क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्लानिंग है उसी के, जो हमारा कंट्रोलिंग है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है हमारा, उसी को हम मेजर करेंगे ना। हमारे प्लान परफॉर्मेंस से, हमने प्लान किया था 10 चैप्टर पढ़ने का और हमने पढ़ा है 8 चैप्टर, तो हम किससे कंपेयर करेंगे, हमारा जो प्लान चैप्टर था, प्लान परफॉर्मेंस था, उसी के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट तो है नहीं, इंडिपेंडेंट फंक्शन है नहीं। इंटरडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि हम इसी के हेल्प से मेजर करेंगे, कंट्रोलिंग के हेल्प से प्लानिंग का और प्लानिंग के हेल्प से कंट्रोलिंग का। बोथ ए एंड बी तो होगा नहीं, ये तो गलत है, नन ऑफ द अबव देने का कोई इसमें रीज़न नहीं है। तो बेसिकली कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग हमारा क्या है, इंटरडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, अंडर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैनेजर, महत्वपूर्ण बिंदु के तहत नियंत्रक प्रबंधक, क्रिटिकल ऑब्जर्व एंड टेक एक्शन ऑफ एवरी डेविएशन, यानी कि हर विचलन को गंभीरता से देखता है और कार्रवाई करता है। इग्नोर डेविएशन, विचलन की उपेक्षा करता है। गिव मोर इंपॉर्टेंस टू डेविएशन टेकिंग प्लेस इन की एरिया, प्रमुख क्षेत्रों में हो रहे विचलनों के अधिक महत्व देता है। और नन ऑफ द अंडर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैनेजर, तो मैनेजर क्रिटिकल महत्वपूर्ण बिंदु के तहत नियंत्रक क्या करता है, जो डेविएशन आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, दिक्कत डेविएशंस जो आ रहे हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस में, उस पर ज़्यादा वर्क करता है, उस पर ज़्यादा देख रेख करता है, उसको बेटर करने की कोशिश करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इग्नोर तो करता नहीं है। क्रिटिकल ऑब्जर्व एंड टेक एक्शन ऑन एवरी डेविएशन पे, हर डेविएशन पे तो वो काम नहीं करता है, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो जो ज़्यादा डेविएशन आ रही है, जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने का काम आ रहा है, तो वहाँ पे वो काम करता है। किस पे काम करता है, जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने का रूल है, वहाँ पे वो बेसिकली काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अंडर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मैनेजर, यानी कि अपवाद प्रबंधक द्वारा प्रबंधन के तहत। अंडर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मैनेजर set up a range and deviation within the range and are ignored and beyond range are taken seriously, एक सीमा निर्धारित करें और सीमा से विचलन का अनदेखा कर दिया जाता है और सीमा पर परे गंभीरता से लिया जाता है। सेकंड ऑप्शन, ऑल डेविएशन आर टेकन सीरियसली बोथ ए एंड बी, एंड आप लास्ट में है नन ऑफ द अबव, यानी कि इसका जो आंसर है, सेट अप रेंज एंड डेविएशन within the range and are ignored and beyond range are taken seriously। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बस आई थिंक 2016 में ये क्वेश्चन आया था आपका बीकॉम के पेपर में, आप लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन अब इतना टाइम बाद ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन आपके रिपीट नहीं होते हैं। तो आप लोग जो जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं, उसको आप लोग इग्नोर करिए, बाकी जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रण के अपवाद और महत्वपूर्ण बिंदु नियंत्रक तकनीक द्वारा प्रबंधन। वेस्ट एनर्जी एंड एफर्ट ऑफ मैनेजर, सीड एनर्जी एंड एफर्ट ऑफ मैनेजर, डज नॉट अफेक्ट ऑन एनर्जी एंड एफिशिएंट ऑफ मैनेजर, और ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो आंसर है वो आपका सीड एनर्जी एंड एफर्ट ऑफ मैनेजर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। When mismatch between plan and actual performance is due to over or understating of plan, this is called। तो क्या कहलाता है, जब हमने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस बनाई थी और जो हमारा प्लान्ड परफॉर्मेंस थी, उसमें जो डेविएशन आ रहा है, उसको हम लोग स्टेट करने के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, उसको हम लोग उससे निकलने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। जब योजना और वास्तविक प्रदर्शन के बीच बेमेल योजना के अधिक कम या बताए जाने के कारण होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कंट्रोलिंग इज परफॉर्म्ड एट, कंट्रोलिंग किस पे, कहाँ पे किया जाता है, कंट्रोलिंग कौन से लेवल पे किया जाता है,
सो कंट्रोलिंग ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हमारा मिडिल लेवल पे भी होता है, टॉप लेवल पे भी होता है और सुपरवाइजरी लेवल पे भी होता है। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन टू कंट्रोलिंग, बेस ऑफ कंट्रोलिंग, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इफ़ डेविएशन आर माइनर इट शुड बी, अगर डेविएशन जो छोटा सा आ रहा है, जो हमने प्लान अगर किया था 5 चैप्टर पढ़ने का और हमने 4 चैप्टर पढ़ लिया, तो ये जो डेविएशन है वो कम है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं? इग्नोर करेंगे। इसको सीरियसली लें, जब बड़ा डेविएशन आ रहा है तो सीरियस लेते हैं, छोटे डेविएशन पे सीरियसली नहीं लेते हैं। तो बी रिपोर्टेड टू टॉप लेवल, नहीं, जो जब बड़ा डेविएशन आएगा तब हम लोग ये करेंगे। नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। तो जो डेविएशन जब छोटा आ रहा है तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कैन बी डन बाय, यानी कि कर्मचारियों के प्रदर्शन का माप किसके द्वारा किया जाता है? इंक्रीजिंग मार्केट शेयर ऑफ कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ा करके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से यानी कि सकल लाभ अनुपात से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट पे जो हमें रिटर्न मिल रहा है, या परफॉर्मेंस रिपोर्ट से। तो किससे कर सकते हैं हम इससे? कर्मचारियों का प्रदर्शन का माप किससे किया जा सकता है? परफॉर्मेंस रिपोर्ट से, यानी कि जो उनकी परफॉर्मेंस है उसकी रिपोर्ट से हम उनका जो वो है वो डिसाइड कर सकते हैं। सो स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन द फॉलोइंग टर्म, मानक को निम्नलिखित शर्तों में सेट किया जा सकता है। ओनली क्वालिटेटिव, ओनली क्वांटिटेटिव, और बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, और नाइदर क्वालिटेटिव और नॉर कॉम्पिटेटिव। यानी कि मानक को निम्नलिखित शर्तों में सेट किया जाता है। केवल गुणवत्ता, केवल मात्रात्मकता, गुणवत्ता और मात्रात्मकता दोनों, और नॉन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण की प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो क्या ना, ये मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो कौन सा नहीं है? सो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की। सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जो कंट्रोलिंग फंक्शन ब्रिंग बैक टू द मैनेजमेंट साइकिल टू विच फंक्शन, यानी कि नियंत्रण कार्य किस कार्य के प्रबंध चक्र से वापस लाता है? डायरेक्टिंग, यहाँ पे आपका ऑप्शन है डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। यानी कि कंट्रोलिंग फंक्शन से किस से अब वापस आता है? कहाँ पे हम लोग वापस आएंगे? प्लानिंग पे। यानी कि फिर अब हम लोग प्लान बनाएंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, देन कंट्रोलिंग करेंगे। तो ये जो है आपका 29 का आंसर है, आपका प्लानिंग है। 30 क्वेश्चन नंबर 30 आपका आ गया। यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रेफर टू, अपवाद द्वारा प्रबंधन का अर्थ है कंट्रोलिंग सिग्निफिकेंट डेविएशन, फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया, चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी, और लास्ट में है आपका कीप अ कंट्रोल ऑन एवरीथिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका कंट्रोलिंग सिग्निफिकेंट डेविएशन। सो कंट्रोलिंग आपका क्या है? सिग्निफाइड डेविएशन, यानी कि महत्वपूर्ण विचलन को नियंत्रित करने के लिए है। आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पे। टू मोटिवेट एम्प्लॉय ओनली पॉजिटिव मोटिवेटर कैन बी यूज्ड। सो ट्रू है, कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए केवल सकारात्मक प्रेरकों का उपयोग करना चाहिए। सही बात है। अगर नेगेटिव मोटिवेटर्स का यूज़ करेंगे तो हमारी कंपनी का जहाँ फ़ायदा होना है वहीं नुकसान हो जाएगा। सो लैक ऑफ अटेंशन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। सो लैक ऑफ अटेंशन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। सो फॉल्स। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। फॉल्स। निर्देशन सभी दिशाओं से बहता है, नहीं, एक पर्टिकुलर दिशा से आता है। यहाँ पे क्वेश्चन इसका मिसिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। नॉइस रेफर टू ओनली लाउड साउंड, शोर का तात्पर्य केवल तेज ध्वनि से है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आंसर है वो गलत है, यानी कि फॉल्स है। कंट्रोलिंग फंक्शन एंड आफ्टर गिविंग फीडबैक रिपोर्ट, यानी कि फीडबैक रिपोर्ट देने के बाद आपका कंट्रोलिंग फंक्शन खत्म हो जाता है? नहीं। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। सो कंट्रोलिंग इज अ टास्क ऑफ सुपरवाइजरी लेवल, कंट्रोलिंग बस सुपरवाइजरी लेवल का काम है? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 38 की तरफ। कंट्रोलिंग इज एन अटेम्प्ट एक्सरसाइज विदाउट प्लानिंग, यानी कि नियंत्रण बिना नियोजन का खोखला अभ्यास है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। अगर आपका प्लान परफॉर्मेंस कुछ होगा नहीं तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस करके किससे मेजर करेंगे?
मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, यानी कि जो सब कुछ मैनेज करने के लिए जो मैनेजर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो हर चीज़ करने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर ट्रू है। डेविएशन कैन बी नेगेटिव ओनली, डेविएशन जो है वो नेगेटिव ही हमेशा होता है, नहीं पॉजिटिव भी हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका 8 चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट MCQ थे वो सारे मैंने करा दिए, ख़त्म कर दिए। आप इतने MCQ भी अच्छे से कर लो जितना मैं सीरीज़ में करा रहा हूँ, डैम श्योर आपको सिलेक्शन पक्का है। सो एज़ फॉर नाउ